तो हम लोगों की जो पहली क्लास थी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का इंट्रोडक्शन था, वो कब से अटका पड़ा हुआ है, बाप रे बाप। ठीक है, उसका पहला वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो अभी वापस से एक और सेकंड वीडियो अपन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सेम वही टॉपिक, रिपीट प्रवचन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का तो डिटेल प्रवचन मैं ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ। सारे कैलकुलेशंस पार्ट सिखा दिए, सारे डेरिवेशन सिखा दिए, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बाकी है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का इंट्रोडक्शन, इसको सीख लेते हैं बस। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स का पार्ट रहेगा। उसके बाद फिर तुम लोग अपनी कॉपी चेकिंग कराना शुरू करोगे। तो देखो जरा क्या है आप लोगों का ये हाइड्रोलिसिस वाला सेक्शन। हाइड्रोलिसिस अब आगे के वीडियो तो तुम देख ही चुके हो, राइट। तो अब मैं ऐसा अगर बोलूँगी भी तो इट सीम्स लाइक अ बच्चों वाला, बट व्हाट वी कैन डू। ठीक है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बच्चों वाला तो रहता ही है वो। तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप लोगों के पास जो सॉल्ट है, सॉल्ट को जब आप पानी में ऐड करते हो, सो अ रिएक्शन बिटवीन अ सॉल्ट एंड अ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन कंडक्ट होती है तो दैट पार्ट इज नोन एज आप लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब इसके अलावा अब देखो होता कैसा है, ये चीज़ें टोटल 2 स्टेप्स में होती है। ये चीज़ें टोटल कितने स्टेप्स में होती हैं, 2। एक आपने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि जैसे ही आप किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो पानी में डालते बराबर वो सॉल्ट क्या करता है, बताओ। पानी में जाते बराबर वो सॉल्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस में, उसके कंस्टिट्यूएंट कैटायंस में और या फिर कंस्टिट्यूएंट अनायंस में। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कैटायंस में और किस में ब्रेक हो जाता है, उसके कंस्टिट्यूएंट अनायंस में। ये तो होता ही होता है किस में, आप लोगों के स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, इतना तो होना ही है। अब इसके बाद एक्चुअल में कहानी ऐसी रहती है कि आप लोगों के पास जो कैटायन है, कैटायन को क्या करते हैं, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे घेर लेते हैं। ठीक है, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड करके रख लिया। हमने पढ़ा है ना टॉपिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये वही है। अच्छा, जो अनायन के पार्टिकल्स होते हैं उसको भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, घेर के रख लेते हैं। अब आता है आप लोगों के पास स्टेप नंबर 3। ये जो कैटायन होता है ना, ये कैटायन आपके वाटर के किस पार्ट के साथ रिएक्ट करता है। ये जो आपके पास कैटायन है, ये वाटर के किस पार्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो महाराज कैटायन है ये रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि कैटायन खुद पॉजिटिव नेचर का होता है। तो कैटायन पानी के मॉलिक्यूल को देखता है और वो ये पहचानता है कि अरे वाह, पानी का मॉलिक्यूल, और उसके पास जो ये आप लोगों का ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये उसके साथ अपनी इंटरेक्शन देता है, दैट इज पार्शियल नेगेटिव। या फिर मैं ऐसा शॉर्ट में कह सकती हूँ कि सिंस वाटर 2 पार्ट से कंपोज होता है, एक आपके H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH निगेटिव। ठीक है, तो आप लोगों का जो कैटायन है, ये कैटायन किसके साथ रिएक्ट करता है, ये कैटायन उनमें से आपके सॉल्ट के पास जाता है, सॉल्ट को बोलता है कि मुझको तुम्हारे अंदर में से क्या दे दो, OH निगेटिव दे दो। ठीक है, तो यानी कि व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ कार्बोकैटायन विथ OH निगेटिव with OH negative of water, ठीक है, with OH negative of water, then this is known as salt hydrolysis। ठीक है, this is known as salt hydrolysis, बराबर this is known as salt hydrolysis। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का salt hydrolysis कहते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या कहलाती है, salt hydrolysis कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लेते हैं आपके पास अनायन है, तो क्योंकि अनायन के ऊपर खुद निगेटिव चार्ज है, तो ये वाटर के किस पार्ट के साथ रिएक्शन शो करेगा। ऑब्वियस है कि ये वाटर का जो ये हाइड्रोजन है जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ही अपना इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मे बी कि आपके पास जो अनायन है A निगेटिव, वो वाटर के किस टुकड़े के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर वाला फंडा लगाकर। सो दिस इज नोन एज आप लोगों का हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो वाटर है वो डिसोशिएट होता है पहले H पॉजिटिव OH निगेटिव में, सॉल्ट करस्पॉन्डिंगली डिसोशिएट होता है आपके कैटायन और अनायन में।
ठीक है। सॉल्ट जो रहता है आप लोगों का डिसोशिएट होता है किसमें, कैटायन में और अनायन में, ठीक है। सॉल्ट के दो टुकड़े बनेंगे, एक बनेगा कैटायन और दूसरा बनेगा आप लोगों का अनायन। और उसके अलावा वाटर के भी दो टुकड़े होते हैं, एक पार्ट में बनता है आप लोगों का H पॉजिटिव और दूसरे पार्ट में आप लोगों का बनता है OH निगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या कि जो सॉल्ट है, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अब ये जो कैटायन है ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये OH निगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। कैटायन को अगर मैं कोई सिंबल दे दूं, लेट से X, तो X OH निगेटिव से कंबाइन हुआ और उसने बनाया XOH, जो कि क्या है, जो कि एक बेस है, जो कि क्या है, एक बेस है। अगर मैं यहाँ पर अनायन को सिंबल दे दूं Y और Y को अगर मैं H के साथ कंबाइन कराऊं तो वो बनाता है HY, जो कि एक एसिड है। तुम्हें नहीं लगता कि बचपन में जो तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, डोंट यू थिंक कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक रिवर्स रिएक्शन है। जो छोटे क्लास में आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हो वो क्या होता है कि एसिड यानी कि मान लो HY, बेस यानी कि XOH रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। ये पढ़े थे आपने बचपन में, ठीक है। डोंट यू थिंक कि सॉल्ट प्लस वाटर से अगेन आपको बेस प्लस एसिड मिल रहा है, वही तो हो रहा है। तो हम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोगों का टॉपिक है, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टॉपिक से हमें ये समझ में आता है कि हाइड्रोलिसिस और कुछ नहीं बल्कि आप लोगों की क्या है, इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन का कैसा है, आप लोगों का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर बनाते थे और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास बनाया है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन वापस से एसिड या फिर उसके बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा याद रखोगे कि आप लोगों की जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस की टेंडेंसी क्या होती है, उनका द फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ये याद रखना। रिएक्शन हमेशा चाहती है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पार्ट से किस तरफ जाएं, हम लोग एक वीक पार्ट की तरफ जाएं। ये रिएक्शंस का एक डायरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से कहाँ जाना चाहती हैं, वीक पार्ट की तरफ जाना चाहती हैं। अब ऐसे केस में मानकर चलो कि आपके पास एक सॉल्ट था, उस सॉल्ट ने अपने अंदर से Na पॉजिटिव मुझे क्रिएट करके दिया। क्या क्रिएट करके दिया, Na पॉजिटिव। मैं चाहती हूं कि काश इस Na पॉजिटिव की मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं। तो तुम खुद सोच के बताओ कि ये Na पॉजिटिव वाटर से क्या एक्सेप्ट करेगा, वाटर से तो ये OH निगेटिव एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये बना लेगा NaOH और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास H पॉजिटिव। यही सिचुएशन होगी। तुम्हें क्या लगता है कि अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन किसे कहेंगे, इस ये Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव का H2O से कंबाइन करके NaOH बनाना, ये कैसा है, ये आप लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आप लोगों का कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और उसके अलावा ये जो NaOH है, इस NaOH ने अगर वापस से H2O या फिर Na पॉजिटिव बना दिया तो दिस इज नोन एज रिवर्स डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी मैं ये नहीं कह रही कि रिएक्शन बैकवर्ड भी है फॉरवर्ड भी है, ध्यान से बता रही हूँ कि सिर्फ बैकवर्ड किसे कहते हैं, फॉरवर्ड किसे कहते हैं। तो हमारे पास गिवन साइड में Na पॉजिटिव पहले से था, Na पॉजिटिव को तुम H2O के साथ रिएक्ट कराए, ठीक है, तो NaOH और H पॉजिटिव बना, नो डाउट, ठीक है। NaOH और H पॉजिटिव बना, नो डाउट। लेकिन ये जो NaOH आप लोगों ने फॉर्म किया है या फिर जो प्रोड्यूस हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि ये NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब इसकी टेंडेंसी होती है 100% डिसोशिएट होने की। ये कभी भी NaOH वाले फॉर्म में तो रहेगा ही नहीं, ये तुरंत एज सुन एज मतलब NaOH फॉर्म होगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में कंबाइन मतलब टूट जाएगा। और जैसे ही Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा तो देखो आपका Na पॉजिटिव बन गया और जो OH निगेटिव बना वो वही बाजू वाले के साथ कंबाइन होकर अगेन H2 बना लेगा। तो तुम अपना खुद का ब्रेन इस्तेमाल करो और बताओ कि NaOH के टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा है इस सवाल में, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कि वापस से NaOH बने रहने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। ये कैसा हो रहा है रिएक्शन में, जैसे ही आप क्या करते हो, NaOH अगर आपने बना भी लिया उसकी हाइड्रोलिसिस करके तो कोई मतलब नहीं है,
वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वो वापस से टूट कर किस में चला जाता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके जाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मान कर चलते हैं 100%। और लेकिन Na पॉजिटिव अगर बन गया तो बनकर वापस से NaOH में कन्वर्ट होने की उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग से वीक होता है, और हम स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहे हैं जो कि NaOH से Na+ बना रहे हैं, दैट इज 100%। बट आप सोचो कि वही Na+ NaOH में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इज वेरी 0%। तो इसका मतलब, अच्छा इसमें कई लोगों का डाउट आएगा कि मैडम जब वो Na+ से H2O में डालने के बाद NaOH बनता ही तो आपने पहली बार क्यों बना दिया। मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं अजम्पशन ले रही हूँ। जैसे कई बार हम लोग मैथ्स में कई थ्योरम्स को प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन करते थे ना, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट को कि मान लेते हैं कि Na पॉजिटिव ने H2O के साथ हाइड्रोलिसिस की और NaOH बना लिया। बनने नहीं वाला है, ये बात फैक्ट है, बट मान लो बना लिया तो क्या वो NaOH के फॉर्म में उस कंटेनर में मौजूद होगा? नहीं मौजूद होगा। वो NaOH क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट जाएगा और टूट के वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की टूटने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उनके उसी फॉर्मेट में पड़े रहने की। So therefore the rate of backward direction in this case is much much greater अगर NaOH बन भी जाता है तो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाती नहीं है। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जो अगर मैं कोई कैटायन लेकर आऊँ किस चीज़ का, एक स्ट्रॉन्ग बेस का, हाँ कैटायन से बेस से ही पैदा होता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। ये इसको भी मैं बता दूंगी अभी शॉर्ट में एक बार इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। जो कैटायन होता है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का लेकर आ रहे हो, देन इट विल नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। वो कभी भी आप लोगों की हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। इट विल नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो कभी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। अगर आपने कैटायन किसका उठाया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 से अगर मैं बात करूं तो Na पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। KOH से बनने वाला K पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है ना। रुबीडियम आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। कैल्शियम आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। बेरियम आपके स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, एक्सेट्रा। बहुत सारे कैटायन्स हैं। ये वो कैटायन्स हैं जिनके पीछे अगर तुमने OH लगा दिया तो उनसे जो बेस बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऐसे कैटायन कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, सिर्फ बात कैटायन की नहीं है, बात अनायंस की भी है। मान लो मैंने अनायन उठाया है Cl नेगेटिव, इस Cl नेगेटिव की रिएक्शन में करवाती हूँ H2O के साथ। तो तुम मुझे बताओ कि पानी से अगर Cl नेगेटिव को कुछ पिक करना रहेगा, पानी के पास यार 2 ही ऑप्शन है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, बात खत्म। तो वो किसको उठाएगा, डेफिनेटली अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो H को उठाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा HCl और दूसरा बनेगा आपका OH नेगेटिव। पूरी दुनिया जानती है कि जो ये प्रोडक्ट बना है HCl, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देयरफॉर इसकी टेंडेंसी कैसी रहेगी, 100% ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा। 100% ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा। और अगर भैया ये 100% डिसोशिएट होने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब एज सून एज, अगेन मैं कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड यूज कर रही हूँ, एज सून एज HCl बनेगा वो तुरंत टूट के H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा। Cl नेगेटिव ये दिख रहा है और वही H पॉजिटिव आपके इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर H2O बना लेगा। यानी कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड गई भी, तो मान लो 1% भी अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो उस 1% रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के बाद जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के 1000% पीछे आने के चांसेस है, ठीक है। 1000% उसके पीछे आने के चांसेस है। तो ये भी बात आपकी वही कंक्लूजन निकालती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा अनायन है, अच्छा अनायन कौन देते हैं, अनायन एसिड्स देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई अनायन है
किस चीज़ का? आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ठीक है, आपके पास अनायन है किस चीज़ का? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। देन दे डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो लोग कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करते, दे डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, दे डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे में यदि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और कोई पूछे कि बता यार स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर से जो कैटायन प्रोड्यूस होगा क्या वो हाइड्रोलिसिस करेगा, तो तुम उसमें जवाब दोगे नहीं करेगा। तुम बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहा हूँ इसकी हाइड्रोलिसिस करके दिखा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर से जो अनायन बनेगा उस अनायन की हाइड्रोलिसिस करके दिखाओ, नहीं होगा, दे विल रिजेक्ट, ठीक है, दे विल रिजेक्ट, मना कर देंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे, मना कर देंगे कि नहीं यार हम लोगों से नहीं होगी हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस अगर हम कर भी लिए, हमने प्रोडक्ट मान लेते बना भी लिया, तो एज सून एज हमारा प्रोडक्ट बनेगा हमारे प्रोडक्ट को पीछे डायरेक्शन में जाने का ज़्यादा मन करेगा एज कंपेयर टू उसके आगे डायरेक्शन में बढ़ने के, ठीक है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है, उससे ये शिक्षा मिलती है अभी की क्लास से कि आप लोगों के पास में ये जो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी स्पीशीज हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, इनके स्पीशीज हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो अगर कोई मुझसे पूछता भी है कि आपके पास हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स, आपके पास कितने प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, तो हम लोग उसको क्या जवाब देते हैं? हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक ऐसा सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक ऐसा सॉल्ट भी होगा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और एक ऐसा सॉल्ट होगा जो दोनों ही कंपोनेंट उसके वीक रहेंगे उसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, बराबर। तो इन 4 कॉम्बिनेशन के सॉल्ट में से ये 3 कॉम्बिनेशन वाले सॉल्ट जो हैं, इनके जो सॉल्ट रहेंगे, इन रिएक्शन के जो सॉल्ट रहेंगे, इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, बट जो टॉप का सॉल्ट रहेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से है, ये कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। क्यों ये लोग भैया हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे? क्योंकि इनसे जो कैटायन बनने वाला है या इनसे जो अनायन बनने वाला है, अगर इन्होंने हाइड्रोलिसिस कर भी ली तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इन लोगों का जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के बैकवर्ड वापस से एसिड या वापस से अपने करस्पॉन्डिंग अनायन या करस्पॉन्डिंग कैटायन बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है तो सॉल्ट के जो कंपोजिशन होता है, सॉल्ट में कैटायन होता है एक अनायन होता है, कैटायन अगर स्ट्रॉन्ग है और अनायन भी अगर स्ट्रॉन्ग जगह से आया है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट को बिलोंग करते हैं, तो कभी उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस आप नहीं करवा सकते, कभी भी आप उस प्रकार के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, ठीक है, कभी भी आप उस प्रकार के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को देखो 2 लोग करते हैं, एक कैटायन करता है और एक अनायन करता है। मान लेते हैं मेरे पास एक कैटायन है X पॉजिटिव और मेरे पास मान लेते हैं एक अनायन है दैट इज Y नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अब ये जो X पॉजिटिव नामक कैटायन है मेरे पास, जब ये कैटायन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब ये कैटायन मेरे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो कैटायन और वाटर के बीच की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्या कहते हैं वो? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। Y नेगेटिव एक अनायन है, अनायन और वाटर के बीच की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अनायोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बातचीत हो गई। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स, नाउ यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसा है, आप लोगों का जो X पॉजिटिव है, अगर ये X पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अगर ये X पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के बाद 2 कंपोनेंट होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वाटर के किस कंपोनेंट को अपने से अट्रैक्ट करवाएगा? तो ऑब्वियस है कि X पॉजिटिव, क्योंकि खुद पॉजिटिव है तो ये अपने से OH नेगेटिव जोड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा XOH और साथ में बनेगा H पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? साथ में क्या बनेगा आपका H पॉजिटिव। XOH इज नथिंग बट इट इज योर बेस, और यहाँ पे आपको क्या मिला? H पॉजिटिव आयंस मिले।
क्योंकि आपके सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। आपका जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं। तो अब खुद सोचो, तुम्हारे कंटेनर में H पॉजिटिव आयंस है। अब H पॉजिटिव आयंस की वजह से आपका जो कंटेनर है, अगर उस कंटेनर का कोई नेचर पूछे कि यार तेरा कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन एसिडिक होगा कि वो सोल्यूशन बेसिक होगा, तुम उससे क्या कमेंट करोगे? तुम उसको यही बोलोगे कि देख, दुनिया का नियम है, अगर कहीं पे H पॉजिटिव दिखे तो एसिडिक, कहीं OH नेगेटिव दिखे तो बेसिक, बराबर। तो अभी तुम्हारे कंटेनर में H पॉजिटिव बन रहे हैं, H पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि कंटेनर में H पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं, सो देयरफॉर वी विल कॉल इट एज व्हाट, आप लोगों का सोल्यूशन विल बी नोन एज एसिडिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन जो यहाँ से बनेगा, ये सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्योंकि एसिडिक नेचर का होगा तो इसका जो pH होगा वो लेस देन कैसा होगा, 7। सो व्हेनेवर कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस अकर, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का बेस बनता है और उसके बाद वहाँ से करस्पॉन्डिंग H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और H पॉजिटिव आयंस बनने के साथ साथ आपका सोल्यूशन एसिडिक होता है, pH लेस देन 7 होता है। अब क्योंकि तुम लोगों ने इसके आगे के वीडियोस पहले से ही देख लिए हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या, पार्ट 1 के लिए हम वेट कर रहे थे। तो रियली पार्ट 1 के लिए कोई वेट करने की नीड नहीं थी। अब क्योंकि सबको ये फीलिंग लगती है ना कि उनसे कुछ मिस हो जाएगा अगर उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो देयरफॉर बना देना चाहिए। अब आते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस। अनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब आपके पास कोई अनायन है। डेफिनेटली अनायंस हमेशा कहाँ से मिलते हैं, एसिड से मिलते हैं। अनायंस कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं। ठीक है, अपने आप ऐसा नहीं होता कि मार्केट में अनायन मिल रहा है, लो 2 रुपए का एक अनायन, ऐसा नहीं होता। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर के पास 2 स्पीशीज होती हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अगर इस अनायन को मौका मिला तो ये किस स्पीशीज के साथ रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, HY बनाएगा। HY इज नथिंग बट एन एसिड और साथ ही साथ में आयंस यहाँ पे बनेंगे OH नेगेटिव। यानी कि अब जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, OH नेगेटिव के आयंस बने हुए दिख रहे हैं। ये OH नेगेटिव के आयंस बने हुए दिख रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन में OH नेगेटिव के आयंस फॉर्म हो रहे हैं। सो देयरफॉर यू कैन से दैट योर सोल्यूशन इज व्हाट, बेसिक इन नेचर। और क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है देन यू कैन से दैट कि आपका यहाँ पे जो pH होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। तो ये सारी बातचीत हम लोगों की चल रही थी आप लोगों के हाइड्रोलिसिस को लेकर कि हाइड्रोलिसिस कितने प्रकार का होता है, कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा। जब हम लोग ऐसे किसी सॉल्ट को यूज़ करते हैं ना जिसमें मान लेते हैं आप लोगों का ऐसा एक सॉल्ट है, मान लो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ऑब्वियस है कि एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, अनायन प्रोवाइड करेगा। इस एसिड से क्या मिलने वाला है, इस एसिड से आपको अनायन मिलेगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए उसको, 1 मिनट। ये जो वीक एसिड है ये आपको क्या देगा, ये आपको अनायन प्रोवाइड करेगा। अगर एसिड वीक है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग अनायन है, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस करता है। अगर एसिड वीक है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग अनायन है वो हाइड्रोलिसिस करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आपको क्या देगा, कैटायन देगा। बट स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें वो लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करती, डू नॉट हाइड्रोलाइज, वो आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इसमें सिर्फ अनायन हाइड्रोलिसिस करने वाला है तो अब तुम बताओ ये जो अनायन की हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनायन हाइड्रोलिसिस करेगा, तो सिर्फ यहाँ पे अनायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो इस हाइड्रोलिसिस को तुम क्या कहोगे, अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। इसे क्या कहोगे, एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब जो कंपोनेंट वीक होता है उस वीक कंपोनेंट से जो स्पीशीज मिलती है, हाइड्रोलिसिस का नाम भी वही रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अनायन अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो वो श्योरली क्या बनाएगा, वो एसिड बनाएगा और साथ में OH नेगेटिव बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। समझ में आ रही बात? तो जो अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी या फिर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका वीक कंपोनेंट डिसाइड करता है। जो उस सॉल्ट में वीक होता है
वो वीक पार्ट जो देता है, जो प्रोड्यूस करके देता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का अनायनिक हाइड्रोलिसिस। एक मिनट, दैट इज नोन एज आप लोगों का अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। वो क्या कहलाता है आपका अनायनिक, मतलब अगर वीक बेस होता तो बेस क्या देता है, कैटायन, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या, तो जो वीक है हाइड्रोलिसिस का नाम उसके पे रखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों का जो बेस था, बेस तो स्ट्रांग था और एसिड वीक था, तो जब पीएच डिसाइड करने की बारी आएगी, ठीक है, जब पीएच डिसाइड करने की बारी आएगी या फिर जब सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये डिसाइड करने की बारी आएगी, तो वहां पे उस चीज को कौन डिसाइड करता है, जो आप लोगों का नेचर ऑफ सोल्यूशन होता है, जो आप लोगों का नेचर ऑफ सोल्यूशन होता है, वो कौन डिसाइड करता है। नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में कौन डिसाइडिंग फैक्टर है कि सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, वो डिसाइड करता है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेस है तो वो फाइनल सोल्यूशन बनने वाला है, दैट फाइनल सोल्यूशन विल बी बेसिक। अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एसिड है देन द फाइनल सोल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन डिसाइड करने का हक किसके पास होता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के पास। और हाइड्रोलिसिस का नाम किसके ऊपर रखा जाएगा, इसको पता करने का हक किसके पास होता है, आपके वीक कंपोनेंट के पास। जैसे कि अगर मान लो कोई सॉल्ट आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता, तो एसिड दुनिया में हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, अनायन। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके अनायन की हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो उसकी हाइड्रोलिसिस बेचारे की नहीं होगी। अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैटायन। क्योंकि वो वीक कंपोनेंट है भैया तो उसकी हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगी। क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी, कैटायन की, सो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे नहीं, आप सीधा क्या लिखो कि ये क्या है, एक कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। क्यों ये कैटायोनिक, क्योंकि वीक कंपोनेंट डिसाइड करता है। नेचर ऑफ सोल्यूशन कौन डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, यानी कि जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो कौन होगा, आपका एसिडिक होगा। किंतु परंतु अगर मान लेते हैं कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि आप लोगों के पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो तुम क्या कहोगे कि नेचर ऑफ सोल्यूशन मैडम फिर तो न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। कई लोग ऐसा सोचते हैं, ये ऊपर के दो लॉजिक के हिसाब से वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन में आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, कि वो आपका बेसिक होगा, ठीक है, कि वो आप लोगों का एसिडिक होगा। प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो आप लोग ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में देखोगे और जो कि तुम देख भी चुके हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, सो एज यू नो कि वीक एसिड अपने अंदर से अनायन प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस अपने अंदर से कैटायन प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि इसका जो अनायन है वो एक वीक एसिड से आ रहा है तो वो भी हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि इसका कैटायन एक वीक बेस से आ रहा है तो वो भी हाइड्रोलिसिस करेगा। यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार की हाइड्रोलिसिस होती है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होती है और आप लोगों की अनायोनिक हाइड्रोलिसिस भी होती है, ठीक है। सो दिस वर सम जीके फैक्ट्स रिगार्डिंग आप लोगों के हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा एक जीके फैक्ट और होता है, हर हाइड्रोलिसिस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। हर हाइड्रोलिसिस को पहली कैटेगरी होती है उसकी आपकी जीरो हाइड्रोलिसिस या फिर नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ले रहे हो, जो एक ऐसा कैटायन जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आ रहा है या एक ऐसा अनायन जो किसी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आ रहा है, तो वो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करते उस कैटेगरी के लोग। दूसरे होते हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। और एक तीसरे होते हैं जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, इस प्रकार के लोग। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किस चीज का केस है, केस ऑफ कैटायन और अनायन, ठीक है, ऐसा केस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है, उसका केस। तो कभी भी एक ऐसा कैटायन या ऐसा अनायन दिख जाए जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के से पैदा हुआ है, तो वो भैया जीरो हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आता है? जीरो हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आपके पास, मानकर चलते हैं, एक ऐसा कैटायन था, आपके पास एक ऐसा कैटायन था, मानकर चलो आपके पास है NH4 पॉजिटिव। इसने जब हाइड्रोलिसिस की तो इसने क्या बनाया? NH4OH बनाया, और साथ ही साथ में क्या बनाया? आपका H पॉजिटिव बनाया। अब ये जो NH4OH है, ये आप लोगों का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी दुनिया जानती है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% तो टूटेगा नहीं, कुछ इसका पार्ट डिसोशिएट होगा, कुछ पार्ट डिसोशिएट नहीं होगा। तो जो पार्ट डिसोशिएट हो गया वो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में खींच देगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और लेकिन क्या ये रिएक्शन 100% बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है क्या? ये ऊपर वाले केस के जैसे क्या 100% बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है क्या? इस केस के जैसे नहीं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोशिएट ही नहीं होता है, 100% डिसोशिएशन ही नहीं होता। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और इसके लिए हम लोग इस प्रकार के इक्विलिब्रियम के सिंबल का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, और यही हमको पढ़ना भी है, यही हमको पढ़ना है। हमको ये जीरो हाइड्रोलिसिस, वैसे जीरो हाइड्रोलिसिस भी पढ़नी है, बट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखो, मतलब क्या है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, किस बला का नाम है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? आपके पास कोई एक ऐसा कैटायन है X पॉजिटिव, या अनायन भी हो सकता था, ठीक है, जो पानी के साथ भैया रिएक्ट कर गया, और पानी के साथ रिएक्ट करके उसने जो स्पीशीज क्रिएट की, दैट इज XOH, वो स्पीशीज इतनी 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 वीक है, वेरी 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 वीक, कि वो चाहकर भी पीछे के डायरेक्शन में कभी जा ही नहीं सकती। देखो, जीरो हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था कि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट। तो इसीलिए जैसे ही बेस या एसिड बनता था वो वापस से आयंस में कन्वर्ट हो जाता था। कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस के वाले केस में क्या होता है, जो स्पीशीज क्रिएट होती है प्रोडक्ट साइड में, वो इतनी 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 कमजोर होती है कि वो, बाप रे, वैसे भी देखो वीक चीज़ें डिसोशिएट नहीं होती, और वो हद वीक होती हैं, हद वीक, इतनी वीक कि वो डिसोशिएट ही नहीं हो पाती, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं पाती। तो ऐसे केसेस में ये वाला जो केस होता है आप लोगों का कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस वाला केस, इसमें रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस में इक्वल होता है, बट क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन लग गया है तो तुम भी जानते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट अप्रॉक्सीमेटली हम उसको इक्वल मानते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस पार्ट 1, जो इतने दिनों से अटका पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पुराने वीडियोस देखकर तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, तो बस इस चीज़ को फिर अभी ओवर करते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसके बाद तुम लोग कॉपी चेकिंग शुरू करो।